हेलो स्टूडेंट्स, आज हम चर्चा करेंगे फ्रांस की संसद के विषय में। पंचम गणतंत्र का संविधान जो फ्रांस में 1958 में अपनाया गया, उस संविधान के अंतर्गत राष्ट्रीय स्तर पर जो विधायिका स्थापित की गई है फ्रांस में, उसको संसद का नाम दिया गया है। ये संसद किसी भी आधुनिक संसद के समान द्विसदनात्मक है, यानी फ्रेंच पार्लियामेंट के 2 सदन हैं। पहले सदन को नेशनल असेंबली या राष्ट्रीय सभा का नाम दिया गया है, जबकि दूसरा सदन सीनेट कहलाता है। यहां पर यह ध्यान देने योग्य बात है कि इससे पहले जो संविधान अपनाया गया था फ्रांस में, उस संविधान के अंतर्गत तो संसद की स्थिति, विधायिका की स्थिति बहुत शक्तिशाली थी, क्योंकि फ्रांस की सरकार के संबंधित ज्यादातर निर्णय संसद के द्वारा प्रभावी ढंग से लिए जाते थे। और चूंकि संसदीय व्यवस्था कार्यरत थी, जिसके तहत मंत्रिमंडल संसद के प्रति उत्तरदायी था, और ये उत्तरदायित्व प्रभावी ढंग से क्रियाशील भी था। संसद मंत्रिमंडल को नियंत्रित करने की हर संभव कोशिश करती थी, और इसका रिजल्ट ये होता था कि बहुदलीय व्यवस्था होने के कारण एक तो कोई बहुमत प्राप्त मंत्रिमंडल का गठन नहीं होता था, मिले जुले मंत्रिमंडल का निर्माण होता था। और मिले जुले मंत्रिमंडल की जो कमी होती है कि उसमें अस्थायित्व पाया जाता है। बहुत सारे राजनीतिक दल जब किसी मंत्रिमंडल में शामिल होते हैं, दल के सदस्य शामिल होते हैं, तो उनके अंदर विभिन्न मुद्दों को लेकर मतभेद की स्थिति उत्पन्न होती है। और इस मतभेद को जब चरम रूप में जब ये मतभेद सामने आता है, तो उसका रिजल्ट सरकार का पतन होता है। तो फ्रांस में चतुर्थ गणतंत्र तक ऐसा ही होता था कि सरकारें आए दिन बनती और बिगड़ती रहती थी, क्योंकि बहुदलीय व्यवस्था थी और दूसरे संसद को केंद्रीय स्थान प्राप्त था। मंत्रिमंडल संसद के प्रति उत्तरदायी हुआ करता था। तो ये जो राजनीतिक अस्थायित्व की स्थिति बनती थी चतुर्थ गणतंत्र तक, उसके कारण शासन संचालन करना बहुत मुश्किल हो जाता था। प्रगतिशील नीतियों और कानूनों को अपनाना मुश्किल हो जाता था। इसलिए पंचम गणतंत्र के संविधान में इस स्थिति को दूर करने का प्रयास किया गया। और जब इसे दूर करने का प्रयास किया गया, तो समाधान के रूप में राष्ट्रपति की शक्तियों में इजाफा किया गया। राष्ट्रपति की भूमिका को फ्रांस की राजनीतिक व्यवस्था में केंद्रीय स्थान प्रदान किया गया, और स्वयं संसद की शक्तियों को नियंत्रित करने का अधिकार राष्ट्रपति को प्रदान किया गया। ऐसी स्थिति में अब पंचम गणतंत्र के संविधान के अंतर्गत संसद एक शक्तिशाली संस्था नहीं रह गई है, जैसी कि वो चतुर्थ गणतंत्र के संविधान में हुआ करती थी। तो अब फ्रेंच पार्लियामेंट एक सीमित अधिकारों वाली विधायी संस्था है, क्योंकि पंचम गणतंत्र के संविधान में उसकी शक्तियों में बहुत ज्यादा कटौती की गई है। और राष्ट्रपति की भूमिका केंद्रीय होने के कारण संसद के प्रति मंत्रिमंडल के सामूहिक उत्तरदायित्व का कोई प्रभावी अर्थ नहीं रह गया है। जब मंत्रिमंडल ज्यादा शक्तिशाली ही नहीं है, मंत्रिमंडल की केंद्रीय भूमिका ही नहीं है, तो ऐसी स्थिति में मंत्रिमंडल के उत्तरदायित्व का, संसद के प्रति उत्तरदायित्व का भी कोई खास महत्व नहीं रह जाता है। तो इन सारे परिवर्तनों के कारण फ्रेंच संसद एक सीमित अधिकारों वाली विधायिका बन गई है। तो ये जो संसद है फ्रांस में,
इस संसद का गठन कैसे होता है, इसको हम पहले देखेंगे। उसके बाद इसके अधिकारों और शक्तियों पर चर्चा करेंगे। तो फ्रांस की संसद का जो पहला सदन है, जिसको निचला सदन भी कहते हैं, वो है राष्ट्रीय सभा या नेशनल असेंबली। इस नेशनल असेंबली का गठन कैसे होता है? दोनों सदनों का गठन अलग अलग ढंग से होता है, और खास बात यह है कि संसद के दोनों सदनों के गठन और संचालन के लिए जो नियम बनाए गए हैं, जो प्रक्रियाएं निर्धारित की गई हैं, वो भिन्न भिन्न है। और इतना ही नहीं, इन दोनों सदनों का अधिवेशन भी पेरिस में, राजधानी पेरिस में अलग अलग स्थानों पर होता है। आमतौर पर संसद के दोनों सदन एक ही स्थान पर मिलते हैं। दुनिया के अन्य देशों में एक ही स्थान पर उनकी अधिवेशन होता है, बिल्डिंग एक ही होती है, लेकिन फ्रांस में ऐसा नहीं है। दोनों सदनों की बैठक अलग अलग स्थानों पर होती है। तो ये जो पहला सदन है, नेशनल असेंबली, राष्ट्रीय सभा, वो कैसे गठित होती है? इसके गठन के विषय में संसद के द्वारा स्वयं नियम बनाए गए हैं, क्योंकि संविधान ये अधिकार संसद को प्रदान करता है कि राष्ट्रीय सभा की सदस्य संख्या कैसी होगी, कितनी होगी, और निर्वाचन की व्यवस्था क्या होगी, राष्ट्रीय सभा के कार्य करने की प्रक्रिया क्या होगी, इसके विषय में संसद स्वयं नियम बनाए। तो संसद ने जो नियम बनाया, उसके अनुसार इसकी सदस्य संख्या समय समय पर बदलती रही है। शुरू में यह तय किया गया था कि 93,000 लोगों के लिए एक प्रतिनिधि चुनकर नेशनल असेंबली में जाएगा। वर्तमान में राष्ट्रीय असेंबली की सदस्य संख्या 577 यानी 577 है। 577 सदस्यों से युक्त है राष्ट्रीय सभा। अब इन सदस्यों का निर्वाचन कैसे होता है? संविधान का अनुच्छेद 24 ये कहता है कि राष्ट्रीय सभा का निर्वाचन वयस्क मताधिकार के आधार पर फ्रांस के मतदाताओं के द्वारा किया जाएगा, और ये निर्वाचन गुप्त मतदान की पद्धति के अनुसार होगा। अनुच्छेद 25 ये व्यवस्था करता है कि राष्ट्रीय सभा की सदस्य संख्या, उसका कार्यकाल, उसके सदस्यों के चुनाव की प्रक्रिया, इन सब का निर्धारण कानून के द्वारा किया जाएगा। तो निर्वाचन संबंधी जो कानून संसद के द्वारा बनाया गया, उसके अनुसार राष्ट्रीय सभा का जो चुनाव होता है, उसके सदस्यों का जो निर्वाचन होता है, वो एक सदस्यीय निर्वाचन क्षेत्र के आधार पर होता है, और इसमें द्वितीय मतदान प्रणाली का प्रयोग किया जाता है। एक सदस्यीय निर्वाचन क्षेत्र का मतलब होता है कि जितने सदस्य चुने जाने हैं, पूरे देश को उतने ही निर्वाचन क्षेत्रों में विभाजित कर दिया जाता है। जैसे 577 सदस्य अगर राष्ट्रीय असेंबली के लिए चुने जाने हैं, तो पूरे देश को 577 निर्वाचन क्षेत्रों में विभाजित कर दिया जाएगा, और हर निर्वाचन क्षेत्र से एक एक प्रतिनिधि चुनकर राष्ट्रीय सभा में जाएगा। अब इस निर्वाचन में कौन विजयी घोषित होगा? जिसको कुल डाले गए मतों का बहुमत प्राप्त होगा, वो उम्मीदवार विजयी घोषित होगा उस निर्वाचन क्षेत्र से। अब ये हो सकता है कि मतदान जो हुआ हो, उसके अनुसार किसी भी कैंडिडेट को मतदाताओं का बहुमत हासिल ना हो सका हो। तो ऐसी स्थिति में कैसे विजय की घोषणा की जाएगी? तो यहां पर फ्रांस का कानून ये व्यवस्था करता है कि दोबारा मतदान कराया जाएगा अगर ऐसी स्थिति बनती है। तो पहली बार के मतदान में यदि किसी कैंडिडेट को मतदाताओं का स्पष्ट बहुमत प्राप्त नहीं होता, तो उस निर्वाचन क्षेत्र में
सर्वाधिक मत प्राप्त करने वाले उम्मीदवारों के लिए फिर से मतदान कराया जाएगा और दोबारा मतदान होने पर फिर से मतगणना की जाएगी और निर्वाचन परिणाम की घोषणा की जाएगी। तो जैसे राष्ट्रपति के चुनाव में द्वितीय मतदान प्रणाली को अपनाया जाता है, वैसे ही राष्ट्रीय सभा के सदस्यों के चुनाव में भी इसी पद्धति को अपनाया जाता है और राष्ट्रीय सभा का इलेक्शन, उसके लिए मतदान हमेशा किसी रविवार को होता है। ये फ्रांस की निर्वाचन संबंधी परंपरा है। अब राष्ट्रीय असेंबली के सदस्यों का कार्यकाल क्या है? इसका कार्यकाल 5 वर्ष निर्धारित किया गया है, लेकिन इस अवधि से पहले भी राष्ट्रपति इसे भंग कर सकता है, लेकिन भंग करने से पहले उसे प्रधानमंत्री और संसद के जो 2 सदन हैं, राष्ट्रीय सभा और सीनेट, इन दोनों सदनों के अध्यक्षों से, प्रमुखों से सलाह करनी होती है राष्ट्रपति को। हालांकि राष्ट्रपति केवल सलाह मांगता है, वो सलाह मानने के लिए बाध्य नहीं है। एक बार जब सदन भंग हो जाता है बीच में ही और दोबारा नेशनल असेंबली का चुनाव होता है, तो ऐसी स्थिति में जो नवगठित राष्ट्रीय असेंबली है, उसको 1 साल तक भंग नहीं किया जा सकता। और दूसरी स्थिति वो है जिसमें राष्ट्रीय असेंबली को भंग नहीं किया जा सकता, वो है आपातकाल। जब देश में आपातकाल की उद्घोषणा की गई हो, तो ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति राष्ट्रीय सभा को भंग नहीं कर सकता। नेशनल असेंबली का फ्रांस में आखिरी बार चुनाव जून 2017 में हुआ था। जहां तक इसके अधिवेशन की बात है, संविधान ये निर्धारित करता है कि हर वर्ष फ्रेंच पार्लियामेंट का कम से कम 2 अधिवेशन होना आवश्यक है। ये 2 अधिवेशन कब कब होंगे, इसके लिए भी तिथि निर्धारित कर दी गई है। पहला सत्र 2 अक्टूबर को प्रारंभ होता है और 80 दिनों तक चलता है और दूसरा अधिवेशन 2 अप्रैल को प्रारंभ होकर अधिक से अधिक 90 दिन तक चल सकता है। इन 2 सामान्य अधिवेशनों के अलावा नेशनल असेंबली का विशेष अधिवेशन भी प्रधानमंत्री की सिफारिश पर बुलाया जा सकता है। अगर राष्ट्रीय सभा के आधे से अधिक सदस्य ये प्रार्थना करें कि किन्हीं खास विषयों पर विचार विमर्श की आवश्यकता है, कानून निर्माण की आवश्यकता है, तो ऐसी स्थिति में भी राष्ट्रीय सभा का विशेष अधिवेशन बुलाया जा सकता है। लेकिन जब इसका अधिवेशन राष्ट्रीय सभा के सदस्यों की प्रार्थना पर बुलाया जाता है, तो ऐसी स्थिति में ये विशेष अधिवेशन तब तक चलता रहता है जब तक जो निर्धारित कार्य हैं वो पूरे ना हो जाए। हर सेशन का एक एजेंडा होता है कि इस सेशन में कौन कौन से विधेयक पेश किए जाएंगे, किन विषयों पर चर्चा की जाएगी। तो इस एजेंडे के अनुसार विशेष अधिवेशन का संचालन किया जाता है और जैसे ही ये एजेंडा पूरा हो जाता है, यानी संबंधित विधेयकों पर चर्चा हो जाती है, मतदान हो जाता है, विचार विमर्श हो जाता है, वैसे ही वो अधिवेशन स्थगित कर दिया जाता है या फिर अधिक से अधिक ये जो विशेष अधिवेशन है वो 12 दिनों तक ही चल सकता है। सामान्य अधिवेशन तो 80-90 दिन तक चलता है, लेकिन जो विशेष अधिवेशन है वो अधिकतम 12 दिनों तक संचालित किया जा सकता है। उसके बाद उसे स्थगित कर दिया जाता है। तो ये विशेष अधिवेशन की व्यवस्था फ्रांस में की गई है संसद के अधिवेशन के संचालन के संबंध में। इन अधिवेशनों का संचालन कौन करता है? इसके लिए राष्ट्रीय सभा के पदाधिकारी की नियुक्ति की गई है,
नियुक्ति नहीं बल्कि उसका निर्वाचन किया जाता है। जैसे भारत में लोकसभा का अध्यक्ष होता है, अमेरिका में प्रतिनिधि सभा का अध्यक्ष होता है, वैसे ही फ्रांस में जो राष्ट्रीय सभा है, पहला सदन, उसका भी अध्यक्ष होता है जो सदन की बैठकों की अध्यक्षता करता है। इस अध्यक्ष का निर्वाचन स्वयं राष्ट्रीय सभा के सदस्य अपने में से ही करते हैं, लेकिन अध्यक्ष पद पर चुने जाने के लिए यह आवश्यक है कि नेशनल असेंबली के आधे से अधिक सदस्यों का समर्थन उस कैंडिडेट को प्राप्त हो। राष्ट्रीय सभा के अध्यक्ष के लिए भी चुनाव करवाया जाता है, वोटिंग करवाई जाती है और यहां भी द्वितीय मतदान की व्यवस्था की गई है, बल्कि यहां तो तीसरी बार मतदान की व्यवस्था भी की गई है। अगर कोई कैंडिडेट जो नेशनल असेंबली का अध्यक्ष चुने जाने के लिए खड़ा है, उसको नेशनल असेंबली के सदस्यों का बहुमत हासिल नहीं हो पाता, तो ऐसी स्थिति में दोबारा मतदान की व्यवस्था की जाती है और दूसरी बार मतदान के बाद मतगणना की जाती है। उस मतगणना में भी यदि किसी कैंडिडेट को स्पष्ट बहुमत प्राप्त नहीं होता, तो ऐसी स्थिति में तीसरी बार मतदान कराया जाता है और आमतौर पर तीसरी बार मतदान होने पर किसी न किसी कैंडिडेट को बहुमत हासिल हो ही जाता है। तो इस तरह से राष्ट्रपति और राष्ट्रीय सभा के सदस्यों के चुनाव की तरह ही राष्ट्रीय सभा के अध्यक्ष का चुनाव भी द्वितीय मतदान प्रणाली के आधार पर संपन्न कराया जाता है। अब ये जो राष्ट्रीय सभा का अध्यक्ष होता है, ये कार्य क्या करता है, इसको क्या अधिकार प्राप्त है? तो आमतौर पर किसी भी सदन के अध्यक्ष को जो अधिकार प्राप्त होते हैं, वो अधिकार नेशनल असेंबली के अध्यक्ष को भी प्राप्त है। यानी वो भी सदन की कार्यवाही का संचालन करता है, उसकी अध्यक्षता करता है, सदन में सदस्यों को बोलने की अनुमति देता है और जब किसी विधेयक पर चर्चा पूरी हो जाती है, तो ऐसी स्थिति में उस विधेयक पर मतदान करवाता है और मतदान कराने के बाद परिणाम की घोषणा करता है कि विधेयक के पक्ष में कितने वोट पड़े और विधेयक के विपक्ष में कितने सदस्यों ने वोट डाला। एक बार अध्यक्ष पद पर चुन लिए जाने के बाद वो अपने दल की सदस्यता का त्याग नहीं करता, दल में बना रहता है, लेकिन वो निष्पक्ष और स्वतंत्र होकर कार्य कर सके, इसके लिए ये व्यवस्था की गई है कि वो सदन के विचार विमर्श में भाग नहीं लेगा। अध्यक्ष पद पर चुने जाने के बाद वो सदन के विचार विमर्श में भागीदारी नहीं निभाएगा। इसके साथ साथ फ्रांस में जो संवैधानिक परिषद क्रियाशील है, संवैधानिक परिषद एक अनूठी संस्था है फ्रांस की राजनीतिक व्यवस्था में। इस संवैधानिक परिषद को संविधान की सुरक्षा का दायित्व सौंपा गया है। तो ये जो संवैधानिक परिषद गठित की जाती है, जिसके 9 सदस्य होते हैं, 9 सदस्यों से युक्त होती है ये परिषद। इन 9 सदस्यों में से 3 सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रीय सभा के अध्यक्ष के द्वारा की जाती है। इसके साथ साथ वो किसी भी कानून के संबंध में या किसी भी संधि या समझौते के संबंध में संवैधानिक परिषद से ये प्रार्थना कर सकता है कि वो उस संधि की, उस कानून की जांच करे, उसकी संवैधानिकता की जांच करे कि वो संविधान के प्रावधानों के अनुरूप है या नहीं है। ये प्रार्थना राष्ट्रीय सभा के अध्यक्ष के द्वारा की जा सकती है संवैधानिक परिषद से। हालांकि ऐसी ही प्रार्थना राष्ट्रपति भी कर सकता है संवैधानिक परिषद से, प्रधानमंत्री भी कर सकता है और सीनेट का अध्यक्ष भी कर सकता है। तो ये सभी पदाधिकारी, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, सीनेट का अध्यक्ष और राष्ट्रीय
असेंबली का अध्यक्ष, ये सभी इस अधिकार से युक्त हैं कि वो संवैधानिक परिषद से प्रार्थना कर सकें कि वो किसी कानून की या संधि की वैधानिकता की जांच करे। राष्ट्रपति को नेशनल असेंबली को समय से पहले भंग करने का अधिकार है, लेकिन इस अधिकार का प्रयोग करने से पहले राष्ट्रपति के लिए जरूरी होता है कि वो राष्ट्रीय सभा के अध्यक्ष से, उसके प्रधान से सलाह करे। वो सलाह करने के लिए बाध्य है, लेकिन सलाह को मानने के लिए बाध्य नहीं है। तो ये एक औपचारिकता सी बन जाती है राष्ट्रपति के लिए कि वो जब भी नेशनल असेंबली को समय से पहले भंग करना चाहता है तो वो उसके अध्यक्ष की सलाह अवश्य ले ले। तो इस तरह से जो संसद का प्रथम सदन है, फ्रेंच संसद का नेशनल असेंबली, उसका गठन होता है। अब जो दूसरा सदन है फ्रेंच पार्लियामेंट का, वो है सीनेट। अब ये देखेंगे कि सीनेट का गठन कैसे होता है। सीनेट, अमेरिकी सीनेट के समान इसका नामकरण है। अमेरिका में भी जो राष्ट्रीय विधायिका का दूसरा सदन है वो सीनेट के नाम से जाना जाता है। फ्रेंच पार्लियामेंट का दूसरा सदन भी सीनेट है, लेकिन नाम के अलावा इन दोनों सीनेट में, यानी अमेरिकी सीनेट और फ्रेंच सीनेट में, कोई समानता नहीं है। अमेरिकी सीनेट को दुनिया का सबसे शक्तिशाली दूसरा सदन माना जाता है, जबकि फ्रांस की जो सीनेट है वो ब्रिटिश लॉर्ड सभा से भी कमजोर संस्था है। ब्रिटिश लॉर्ड सभा को दुनिया का सबसे कमजोर द्वितीय सदन माना जाता है, लेकिन फ्रेंच सीनेट तो उससे भी ज्यादा कमजोर संस्था है, यानी उसकी शक्तियां बहुत सीमित हैं। सब मिलाकर फ्रेंच पार्लियामेंट की शक्तियां ही सीमित हैं और पार्लियामेंट्री पावर्स में भी सीनेट की शक्तियां और भी ज्यादा कम है। तो ये सीनेट कैसे बनती है इसको हम देखेंगे और ये जानेंगे कि सीनेट की कमजोरी की वजह क्या है। एक बड़ी वजह यह है कि फ्रांस में एकात्मक शासन व्यवस्था है, संघात्मक शासन व्यवस्था नहीं है। जिन देशों में संघात्मक शासन व्यवस्था होती है वहां पर जो दूसरा सदन होता है राष्ट्रीय विधायिका का, वो संघ की इकाइयों यानी राज्यों का प्रतिनिधित्व करता है और इस लिहाज से उसकी स्थिति महत्वपूर्ण हो जाती है। लेकिन फ्रांस में तो संसदीय संघीय व्यवस्था है नहीं, वहां तो एकात्मक व्यवस्था है, एक ही राष्ट्रीय सरकार है, उसी के हाथों में शासन सत्ता केंद्रित है। प्रांतीय सरकारें हैं, लेकिन वो वैसी स्वायत्त नहीं है, वैसी अधिकार संपन्न नहीं है जैसे कि आमतौर पर संघात्मक शासन व्यवस्था वाले देशों में होती है। तो ये फ्रेंच सीनेट कैसे गठित होती है इसको हम देखेंगे। जहां तक उसकी सदस्य संख्या की बात है, नेशनल असेंबली की तरह ही सीनेट की सदस्य संख्या भी संविधान के द्वारा निर्धारित नहीं की गई है और इस संबंध में कानून बनाने का अधिकार संसद को दिया गया है। संसद ने जो कानून बनाया उसके अनुसार वर्तमान में इसकी सदस्य संख्या 348 है। इन 348 सदस्यों का निर्वाचन अप्रत्यक्ष रूप से होता है। नेशनल असेंबली के सदस्यों का चुनाव तो प्रत्यक्ष रूप से होता है, लेकिन सीनेट के सदस्यों का चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से होता है, यानी एक निर्वाचक मंडल के द्वारा होता है और निर्वाचक मंडल सीनेट के सदस्यों को 6 वर्ष के लिए चुनकर
भेजता है। अब इस निर्वाचक मंडल का गठन कैसे होता है, इस निर्वाचक मंडल में कौन शामिल होते हैं? तो सीनेट के सदस्यों का चुनाव करने वाले निर्वाचक मंडल में समुद्र पार के जो प्रांत हैं फ्रांस के, उनके प्रतिनिधि होते हैं। समुद्र पार के प्रांतों के नागरिक अपने प्रतिनिधियों को चुनकर इस निर्वाचक मंडल में भेजते हैं और इसके साथ साथ फ्रांस के जितने भी वयस्क नागरिक हैं, मतदाता हैं, वो सब इस निर्वाचक मंडल के सदस्य होते हैं। साथ साथ जो नगर परिषदें होती हैं फ्रांस में, लोकल एडमिनिस्ट्रेशन वहां भी क्रियाशील है। दुनिया के विभिन्न देशों में जहां भी लोकतंत्र क्रियाशील है, प्रतिनिधि मूलक लोकतंत्र क्रियाशील है, वहां स्थानीय स्वशासन को प्रोत्साहित किया जाता है और स्थानीय स्वशासन के तहत जो नगर परिषदें हैं या ग्राम प्रशासन की देखभाल के लिए जो संस्थाएं हैं या प्रांतों की जो सामान्य परिषदें हैं, उनके सदस्य इस निर्वाचक मंडल में सम्मिलित होते हैं। जैसे हमारे देश में ग्राम पंचायतें हैं, नगरीय स्वशासन की संस्थाएं हैं, वैसे ही फ्रांस में भी जो नगर परिषदें हैं या जो प्रांतों की सामान्य परिषदें हैं, जो स्थानीय स्वशासन की इकाइयां समझी जाती हैं, क्योंकि वहां पर संघात्मक शासन नहीं है। तो इन इकाइयों को भी निर्वाचक मंडल में प्रतिनिधित्व प्रदान किया जाता है और इस तरीके से निर्वाचक मंडल का निर्माण होता है और ये निर्वाचक मंडल सीनेट के सदस्यों को चुनकर भेजता है। आमतौर पर जो निर्वाचक मंडल होता है, उस निर्वाचक मंडल में शहरों की अपेक्षा ग्रामीण क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व अधिक होता है। इसलिए सीनेट में जो सदस्य चुनकर जाते हैं वो प्रायः दक्षिणपंथी विचारधारा के समर्थक होते हैं, क्योंकि गांव में जो जनसंख्या निवास करती है उसके विषय में ये माना जाता है कि वो आमतौर पर परंपरा प्रिय होती है। उसका आधुनिक युग के आविष्कारों से, औद्योगिक नवाचारों से उतना प्रत्यक्ष संबंध नहीं होता जितना नगरों की जनता का होता है। तो इसलिए चूंकि निर्वाचक मंडल में ग्रामीण निकायों का प्रतिनिधित्व ज्यादा होता है, नेचुरली वो ग्रामीण प्रतिनिधि अपनी ही विचारधारा के अनुरूप प्रतिनिधियों को चुनकर भेजते हैं। इसलिए सीनेट में ऐसे सदस्यों की संख्या ज्यादा होती है जो दक्षिणपंथी विचारधारा के समर्थक होते हैं। दक्षिणपंथी विचारधारा उसको कहते हैं जो यथास्थितिवाद में विश्वास रखती है, जो पारंपरिक मूल्यों में विश्वास रखती है, किसी भी तरह के नए परिवर्तन को बहुत सहजता के साथ स्वीकार नहीं करती। ऐसी विचारधारा को दक्षिणपंथी विचारधारा कहते हैं। इसके विपरीत वामपंथी विचारधारा होती है जो विद्यमान व्यवस्था से, विद्यमान परिस्थितियों से संतुष्ट नहीं होती और उसको बदलकर नई व्यवस्था स्थापित करना चाहती है। इसलिए नए परिवर्तनों का हमेशा स्वागत किया जाता है वामपंथी विचारधारा के द्वारा। तो इस तरह से सीनेट का अप्रत्यक्ष ढंग से निर्वाचन होता है। सीनेट का सदस्य कौन बन सकता है? फ्रांस के वो सभी नागरिक जो स्वयं निर्वाचक मंडल के सदस्य हो और जिनकी आयु कम से कम 35 वर्ष हो, वो सीनेट के सदस्य निर्वाचित हो सकते हैं। यहां ध्यान देने योग्य बात यह है कि फ्रांस में सीनेट का सदस्य निर्वाचित होने के लिए निर्वाचक मंडल का सदस्य होना जरूरी है। यानी प्रत्येक सीनेटर किसी न किसी स्थानीय निकाय का सदस्य भी होता है।
जब वो नगर परिषद का सदस्य होगा तभी वो निर्वाचक मंडल में जाएगा, और जब निर्वाचक मंडल में शामिल होगा तभी वो सीनेट का सदस्य चुना जा सकता है। तो इस तरह से हर सीनेटर एक साथ दो प्रतिनिधि संस्थाओं की सदस्यता हासिल कर लेता है। एक तो सीनेट की सदस्यता और दूसरे स्थानीय स्वशासन की संस्था की सदस्यता। ये व्यवस्था हमारे देश से भिन्न है, क्योंकि हमारे देश में इस तरह के दोहरे प्रतिनिधित्व की व्यवस्था नहीं की गई है। अगर कोई व्यक्ति किसी एक प्रतिनिधि संस्था का सदस्य चुन लिया जाता है तो दूसरी प्रतिनिधि संस्था की सदस्यता से उसे त्याग पत्र देना होता है। यहां पर दोहरी सदस्यता की अनुमति नहीं दी गई है, लेकिन फ्रांस में सीनेट सदस्यों को यह अनुमति प्राप्त है। ये सीनेट के गठन की एक खासियत है, एक विशेषता है। सीनेट का कार्यकाल क्या है? जैसे भारत की राज्यसभा है एक स्थायी सदन, वैसे ही फ्रेंच सीनेट भी एक स्थायी सदन है जिसको कभी भी भंग नहीं किया जा सकता। राष्ट्रीय सभा भंग की जा सकती है, लेकिन सीनेट हमेशा बना रहता है, इसे कभी भी भंग नहीं किया जा सकता। और इसके सदस्य 6 वर्ष के लिए निर्वाचित किए जाते हैं। 1/3 सदस्य हर 3 साल बाद अवकाश ग्रहण करते हैं और उतने ही नए सदस्य निर्वाचक मंडल के द्वारा चुनकर भेजे जाते हैं। सीनेट की अध्यक्षता एक अध्यक्ष के द्वारा की जाती है और इस अध्यक्ष का चुनाव भी सीनेट के सदस्य अपने में से ही करते हैं। ये भी सीनेट की कार्यवाही का संचालन करता है अध्यक्ष, और सदस्यों को बोलने की अनुमति देता है, सदन में अनुशासन बनाए रखता है और विधेयकों के संबंध में मतदान कराता है, मतदान परिणाम की घोषणा करता है। सीनेट के अध्यक्ष को भी इस बात का अधिकार है कि अगर वो समझता है कि किसी कानून की संवैधानिकता का परीक्षण किया जाना अपेक्षित है, आवश्यक है, तो वो इसके लिए संवैधानिक परिषद से प्रार्थना कर सकता है। सीनेट के अध्यक्ष को एक विशेष भूमिका ये भी दी गई है फ्रांस में कि अगर किसी कारण से राष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाता है तो ऐसी स्थिति में सीनेट का अध्यक्ष तुरंत कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करने लगता है, और वो इस पद पर तब तक कार्य करता है जब तक नए राष्ट्रपति का चुनाव नहीं हो जाता। तो इस तरह से राष्ट्रीय सभा और सीनेट का गठन होता है, जो फ्रेंच पार्लियामेंट के 2 सदन हैं। अब अगली क्लास में हम देखेंगे कि फ्रेंच पार्लियामेंट किन अधिकारों और शक्तियों का प्रयोग करती है।